चलिए, तो ईएम वेव है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव हमारी दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रो। मैकेनिकल वेव वो जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं। बेसिकली बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, तो ऐसे समझ लो कि जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, आ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो मैक्सवेल साहब ने ये बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके रिजल्ट से हमको एक वेव मिलती है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वेव होती है, मान लो ये ईएम वेव ऐसे जा रही है, तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर हमारे ये बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हमारी वेव जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो ईएम वेव क्या है? ईएम वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वेरिंग टाइम वेरिंग या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पर हम आपको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अभी शुरू पहला पेज ये बैठो, इज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा 3D व्यू ऐसे बनाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है इस प्लेन में, अगर मैं साइनोसोडल वेव, तो इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। जो बेसिक सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो मैक्सवेल साहब ने कहा था कि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, उसके पास एक्सेलेशन होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। बेसिक सोर्स जो होता है, ठीक है लिखो, हमारी वजह से रुके हैं। Okay. तो बेसिक सोर्स जो ईएम वेव का होता है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। अब हमें कुछ बातें याद हैं, बताओ। चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट, तो केवल क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टाइम वेरिंग होती है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ईएम वेव। बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात।
देखो, पहला बेटा इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, हुआ क्या कि मैक्सवेल ने जब शुरू शुरू में बताया कि नेचर में सिमिट्री होती है, प्रकृति में। आपने देखा कि मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा, हमने देखा कि जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जिससे ईएमएफ आ जाता है। तो मैक्सवेल ने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि प्रकृति में मोस्टली सिमिट्री होती है, नेचर सिमिट्री फॉलो करता है। तो उन्होंने क्लेम किया कि भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर लेकिन लोगों ने उस बात को बहुत सीरियसली नहीं। लोगों ने कहा यार ये कैसे होगा, क्योंकि हम तब तक ये बात प्रूव कर चुके थे कि मैग्नेटिज्म का जो बेसिक सोर्स होता है वो होती है करंट, मूविंग चार्जेस। तो हमारा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव था कि जो करंट होती है उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे, तो मैक्सवेल साहब ने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज होगी तो वहां एक इमेजिनरी, एक सूडो करंट डिफाइन कर डाली। बोले अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू ए करंट, उस करंट को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कोई वास्तविक फ्लो नहीं होता है चार्ज का, एक सूडो करंट होता है। मैं भी पूरी बात समझाऊंगा। जैसे सूडो फोर्स होता है, न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल हो गए तो आपने न्यूटन्स लॉ में करेक्शन कर दिया। वो कोई वास्तविक बल थोड़े ना होता है जब बॉडी पे लग रहा है, वो न्यूटन की इक्वेशन में लिखने वाला एडिशनल टर्म, उसे करेक्शन बोलते हैं, मैथमेटिकल करेक्शन। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया इसलिए लोग फोर्स फोर्स बोलते रहते, लगा दिया ना, वो इक्वेशन में होने वाला करेक्शन है। खैर, तो अब पूरी बात समझना। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं मान लो, और इसकी स्विच लगाकर जब उन्होंने बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज किया बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उन्होंने दिखाया, इस बात को प्रूव किया। उन्होंने कहा देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब समय के साथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो देखो, जब ये चार्ज बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज पहले जीरो था, तो चार्ज धीरे धीरे जाएगा। इन तारों के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तारों में तो आरसी सर्किट हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो होगा सी वी वन माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। और अगर चार्ज बहुत कम होगा रेजिस्टेंस, तो ये बक से चार्ज हो जाएगा, फट फट फट, फिर भी कुछ मिली सेकेंड लग सकते हैं। तो बेटा, जब ये चार्ज इधर फ्लो होगा तो ये चार्ज वेरी करेगा। चार्ज वेरी करेगा तो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेटों के बीच में, आप याद करिए क्या होती थी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होती है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी यहाँ बीच में, और उन्होंने यहां जब एक मैग्नेटिक नीडल बच्चों रखी, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल जब ऐसे रखी उन्होंने, तो इस तरह से जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल बेटा रख दी, तो ये मैग्नेटिक नीडल यहां पर क्या थी, रोटेट कर गई। मैग्नेटिक नीडल बहुत बेसिक तरीका होता है। मैग्नेटिक नीडल एक स्मॉल डाइपोल होता है, जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड से डाइपोल पे, एम क्रॉस बी। जैसे डाइपोल ऐसे सीधा हो जाता है किस डायरेक्शन में, फील्ड की, थीटा बराबर 0 डिग्री पे आने का प्रयास करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा देखो मेरी बात समझो, मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चार्जिंग लगाई, और प्लेटों के बीच में, यहां से कोई करंट तो है नहीं, तो प्लेटों के बीच में क्या किया, उन्होंने नीडल रख के दिखा दिया, और उन्होंने कहा देखो समझो, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही। लोगों ने कहा नहीं देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से ही होती। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये ठीक है, यहां पर एक हाइप, इस रीजन में एक इमेज, जब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलेगी तो उन्होंने एक इमेजिनरी करंट डिफाइन कर डाली। उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी करंट डिफाइन करने, क्योंकि यहां पर जो एम्पियर्स लॉ था वो फेल हो गया। जब हमने एम्पियर्स लॉ लगाया, जब मैंने एम्पियर्स लॉ पढ़ाया भी था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, तो एम्पियर्स लॉ वहां पर बेटा फेल हो गया था।
यहां पर, है ना। तो अगर मैं यहां पर ध्यान रखे कि यहां पर जब हम, है ना, तो हम यहां लिखेंगे इफ वी अप्लाई, सबसे पहले तो रखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस मैग्नेटिक नीडल experience torque, so magnetic field exist। कंफर्म हो गया। बट हमने कहा इफ वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ, अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं बिटवीन प्लेट्स, कोई एक लूप ले लेते हैं बेटा, है ना, जिसपे एम्पियर्स लॉ लगाएं। मान लो हमने एक कोई ऐसा लूप ले लिया है, तो उसके लिए जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो हमने एम्पियर्स लॉ क्या क्या, वो हो गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसके अंदर से जो लूप के अंदर से जो करंट पास हो रही हो, पर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में तो कोई करंट ही नहीं होती, तो हमने कहा कि ये वाली चीज तो जीरो है, और यहां पर बी और बी डॉट डीएल की यहां, तो अगर ये चीज जीरो है तो बी शुड बी जीरो एज पर एम्पियर्स लॉ। बेटा एम्पियर्स लॉ के हिसाब से बी जो है जीरो होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल बता रहा है कि बी जीरो नहीं है, एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि बी जीरो नहीं है। तो यहां पर एम्पियर्स लॉ कह रहा है जब यहां से करंट ही नहीं पास हो रही, कोई करंट ही नहीं है, तो ये बी की वैल्यू यहां से जीरो आ जाएगी। लेकिन जब बी की वैल्यू बेटे जीरो आ जाएगी, ठीक है, चूंकि करंट अगर ऐसे पास हो रही तो फील्ड सर्कुलर होगी, तो इसको आप लिख दोगे बी इंटू टू पाई आर एल, तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल सही होता है यार, प्रैक्टिकल बता रहा है कि नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब प्लेटों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, पर एम्पियर लॉ कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड होनी नहीं चाहिए, करंट ही नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे क्या निकाला कि हमारा जो एम्पियर लॉ है वो यहां पर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जहां मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलती वहां एम्पियर लॉ फेल हो जाता है, वहां लगता नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो एम्पियर लॉ है बेटा, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, फेल्स इन टाइम वेरिंग, बेटा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ फेल हो जाता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल करेक्टेड, मेक ए करेक्शन, मैक्सवेल मेड ए करेक्शन इन एम्पियर लॉ। क्या करेक्शन किया, उन्होंने कहा कि ये लॉ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इस लॉ में अगर हम, जैसे तुमने कहा कि न्यूटन्स लॉ नॉन नर्शल फ्रेम में फेल हो गया तो करेक्शन कर दिया, तुमने कहा जब जब नॉन नर्शल फ्रेम में आएंगे तो सूडो फोर्स भी ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहे हैं, इन ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने कहा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये जो आई इन है बेटा, इसमें जो ये करंट होती है इसे बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो चार्ज के फ्लो के कारण होती है, तो इसको मैं लिख देता हूं कंडक्शन करंट आई सी, जो आई इन। उन्होंने कहा म्यू नॉट आई इन तो है, इसमें एक एक्स्ट्रा हाइपोथेटिकल टर्म और उन्होंने जोड़ दिया आई डी, उन्होंने कहा एक और टर्म इसमें हमारा आएगा, और इसे चूंकि करंट के साथ जोड़ रहे हो तो इसका डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, करंट का। या सोचो ना, सेम यूनिट की चीजें जोड़ सकते हो ना, यानी ये जो चीज हम जोड़ रहे हैं इस लॉ में, ताकि हमारा एम्पियर लॉ यहां काम कर जाए, वो हम करंट में जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको करंट का नाम दिया। लेकिन ये कोई वास्तविक करंट तो है नहीं, तो ये हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगी, जो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो मैक्सवेल साहब थे उन्होंने इसको करेक्शन किया, और बाद में उन्होंने इसकी वैल्यू बताई कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी ये है, तो ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल आ जाए। इस लॉ को बेटा जाना गया
चूंकि ये लॉ था हमारा एम्पियर का, मैक्सवेल साहब ने किया करेक्शन, तो इस लॉ को हमने जाना एम्पियर मैक्सवेल के नाम से जाना। ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहलाता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं इसको। और ये जो पद होता है, ये जो टर्म, ये जो एम्पियर लॉ को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराने के लिए हमने जो करेक्शन किया है लॉ में, दैट करेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां पर उन्होंने एक तरह से कहा कि तुम्हें भले ही करंट नहीं दिख रही, पर उन्होंने एक तरह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट की तरह डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज होती, वहां ऐसे इमेजिन करो देयर इज ए इमेजिनरी करंट, एंड उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है। तो लोगों को भी डाइजेस्ट हो गया कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि वो पहले कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, उसके कारण वहां से करंट पास हो रही है जो दिख नहीं रही है, जो हाइपोथेटिकल है, सूडो है, वो करंट पास हो रही है, और दैट करंट इज प्रोड्यूसिंग, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाई, और डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। तो लोगों को गले से नीचे उतर के बोले बात ठीक कह रहे हैं आप, है ना। तो यहां पर ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका फॉर्मूला फाइनली बन जाता है, जो आपको रट कर जाना है, रटा होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई dt। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कहीं आप मैग्नेटिक फ्लक्स ना, इसको नीचे लिखने का, ठीक है, फटाक से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ा, लिख लो, मैं आ रहा हूं एक मिनट में। तो अगर मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब इस चीज को, अब ये जो यहां मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी ना, अब इसे समझाया जा सकता है इस लॉ से।
अब आप क्या कहोगे कि देखो यहाँ पर इस ये जो लूप है इसके लिए अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ से कोई कंडक्शन करंट तो नहीं पास हो रही प्लेटों के बीच में, चूंकि चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन वहां से क्या प्रेजेंट है वहां पर, तो आईडी के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब मान लो कि कहीं पर चार्ज फ्लो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, तो वहां पर आईडी जीरो हो जाएगा। प्लेटों के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच में यहाँ पर आईसी जीरो। ठीक है ना, लिख लिया, इतनी बातें लिख ली सबने। कौन सी मैग्नेट, ये सिलेंडर वाली लेके चलेंगे, अभी मैं बताऊंगा अगले स्टेप में उसको। सिलेंडर ही नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, जैसे एक सॉलिड सिलेंडर की होती है ना, वही मानकर चलेंगे। टाइम टाइम कहाँ है यहाँ, नहीं नहीं, टाइम के साथ कैसे बना सकते, टाइम के साथ तो डिपेंड करेगा ना वोल्टेज वोल्टेज कैसा क्या है। आर के साथ बना सकते हैं हम लोग, है ना, आर के साथ बनाएंगे। आर के साथ ना स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सॉलिड सिलेंडर वाले जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी ना पूरे में डिस्ट्रीब्यूट, तो कुछ पहले तो कुछ बातें और समझो। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ये जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं बेटा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है इसको हम पूरे में मानते हैं, पहली बात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये इसमें करंट अगर आई है और यहाँ पे करंट आई डी है, यहाँ पे करंट है आई डी, तो ये जो आई डी होता है वो आई के बराबर ही होता है। आप अगर देखें तो अगर मैं आई लिखूं कि आई क्या है, तो आई है डी क्यू बाई डी टी, एंड दिस आई इज डी बाई डी टी। क्यू को लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू को लिख सकते हैं ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए ना, ये पूरा एरिया है बेटा, तो ये डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, एंड यू कैन सी इट इज डी फाइव, एंड दिस इज योर नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इट इज आई आई डी, ये दोनों बराबर ही होते। तो बहुत सारे सवाल बेटा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल हम लोग किस कॉन्सेप्ट से लगा देंगे कि इन प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट वही करंट डिस्प्लेसमेंट होगी जो इन तारों में कंडक्शन करंट होगी, तारों में जो करंट मौजूद होगी वही प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हम ये मानेंगे कि दिस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो करंट डेंसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय पूरा एरिया होगा, यानी आई डी डिवाइड बाई पूरा पाई आर स्क्वायर होगा, ये करंट डेंसिटी होगी, एंड इट विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हमसे कोई कहे कि ये बेटा हमारे पास एक है, और मान लो ये बैटरी लगा रखी है और ये कुछ रेजिस्टेंस लगा रखा है, आर मान लो, वी मान लो, यहां करंट आई है। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ, हमसे कोई पूछे कि बताओ इतने में कितनी करंट है, इतने में डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ कितनी है, इतने में डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ कितनी है, और ये पूरा रेडियस आर है, और ये मान लेते हैं रेडियस है आर बाई टू। तो अगर मुझे सिर्फ इतने की डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है आई वन, तो देखो पूरे में डिस्प्लेसमेंट करंट आई है, तो तुम जे निकाल लो, जे कितना होगा, आई डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा आई डी डिवाइड बाई ए, और आई डी हमारा इस वायर के करंट के बराबर होता है आई डिवाइड बाई ए, ये करंट डेंसिटी हो जाएगा, एंड इट विल बी आई बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना है आर बाई टू रेडियस में, तो इतने से कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगी, तो आई डी डैश मान लेते हैं इसको बेटा, और ये जाएगा आई बटे पाई, पर यूनिट एरिया करंट है, और हमारा एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई फोर, तो हमारा बड़े आराम से कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगी, आई बाई फोर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए जिनमें किसी पोर्शन से उन्होंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो, आधी प्लेट आधा रेडियस, इस तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इसे सिलेंडर मानेंगे, सिलेंडर, ये जो जे आपने निकाल लिया ना, जे, ये जे आपने निकाल लिया, अब ऐसे समझोगे ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ करंट है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ करंट, तो इसकी जो आर के साथ यहां से अगर मैं सर्कुलर प्लेट ले रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आर के साथ वो वैसी ही होगी, ऐसे जैसे हमने आपको सॉलिड सिलेंडर में पढ़ाई है क्या होती है,
तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये प्लेटों के बीच का, ये मैंने प्लेटें प्लेटें ले रखी हैं, प्लेटों के बीच में ये मैंने करंट मान रखी है बेटा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ से क्या है, यहाँ से आर दूरी पर ले रहा हूँ, यहाँ से कोई भी आर एक्सेस है, ये एक्स से आर दूरी पर ले रहा हूँ, तो आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे करंट जा रही है, तो याद करो अंदर क्या होती है, आर लेस देन आर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वही म्यू नॉट जे आर बाई टू। जे कौन सा होगा, डी वाला जे। और आर ग्रेटर देन आर पे होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई। तो इसमें मेरे हिसाब से ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वेरिएबल होता है, सेंटर पे फील्ड जीरो होगी और उसी अकॉर्डिंग वेरी कर। तो ये हमारी प्लेटों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये प्रूविंग दिखा दिया है, लिखो चाहे ना लिखो, बस याद रखना कि ये करंट और प्लेटों के बीच की डिस्प्लेसमेंट करंट सेम है। अच्छा, इससे एक डिसकॉन्टिन्यूटी की समस्या थी, वो भी प्रूव हो गई, सही हो गई थी। लोग कहते थे करंट यहाँ जा रही है और यहाँ से करंट आ रही है, बीच में करंट ही नहीं है। तो अब मैक्सवेल साहब ने कहा कि नहीं है करंट, पर वो इमेजिनरी फॉर्म में है, तो यहाँ से यहाँ जा रही है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ से यहाँ, तो इसलिए दिस करंट शुड बी इक्वल टू दिस करंट, तो डिसकॉन्टिन्यूटी भी इससे रिमूव हो गई। लिख लो फटाक से।
लिया। अब देखो बहुत से क्वेश्चंस में आपको कंडक्शन करंट जो वायर्स में करंट है उसके हिसाब से करना। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सवाल आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूँ कि भैया ये कैपेसिटर है, उसकी प्लेटें हैं, स्विच लगाया, बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगा आर सी, स्विच को हमने t बराबर 0 पे क्लोज किया। फाइंड आउट प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट एट t इक्वल टू टी, जनरल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो प्लेटों के बीच में। तो आपको डिस्प्ले ये फॉर्मूला लगाने नहीं जाना है। पहली अप्रोच आपकी है कि क्या तारों में करंट पता है, अगर तार में पता है तो वही है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है यार आरसी सर्किट ही तो है ये, तो कुछ नहीं है, बात खत्म हो जाती है। आई डी इज इक्वल टू आई एंड इट विल बी v बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ऐसे तमाम सवाल आपको दिखेंगे जिनमें आपको करंट सिर्फ वायर में लिखनी। जैसे मैंने अगर कहा भैया ये कैपेसिटर है, इसका 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है और यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लगाया है, ये वोल्टेज वेरिएबल है, मान लो 10t है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट, हमने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट, तुमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो फर्स्ट अप्रोच क्या है कि हम वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट को ये पता है तो v बाई डी से हमको E मिल जाएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट करेंगे। बट अगर इस तरह से पता है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर देखो अगर हम देखें तो Q बराबर क्या होगा बेटा CV, तो 4 इंटू 10t इट इज 40t माइक्रोकूलम। फिर I बराबर क्या होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ये बदल रहा है प्लस माइनस है ना, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 40 माइक्रो एम्पियर विल बी द आंसर। तो आपके 90% क्वेश्चन जो होंगे वो आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होगी, आप इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट करे कंडक्शन करंट है वायर्स में उसको निकाल सकते हैं। हाँ कोई जनरल सवाल ही पूछ ले, जबरदस्ती पूछ ले आपसे कोई, मैं प्रोड्यूसिंग मैं बता ही दूंगी भैया ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, यहाँ से कुछ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, यहाँ से कुछ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, और ई वेक्टर है मान लो t² i प्लस 2tj माइनस 4t k कैप। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट at t is equal to 1 through the cross section, through the cross section, इस क्रॉस सेक्शन से कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट गुजर। अब उसने आपको फॉर्मूला लगाने पे मजबूर कर दी। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, सरफेस का क्रॉस सेक्शन दिया है, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे, वो होता है ई डॉट ए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2t² प्लस 6t माइनस 16t, के का के से, तो ये आ जा रहा है 2t² माइनस 10t। ठीक भैया, ऑल राइट। अब आपने कहा कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, 8.85 10 की पावर माइनस 12, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आएगा 4t माइनस 10, t बराबर 1 डाल देंगे तो माइनस का 6, माइनस का मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, घट रही होगी, नो इशू। तो इट विल बी माइनस 6 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पियर, ये आपका डेट आ जाएगा। देखो माइनस हटा देना। तो इस तरह से आपको या तो आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इस तरह का क्वेश्चन, वेरिएबल वोल्टेज कुछ भी देके पूछ सकता है, या फिर आपको बोल ही देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही होगी, तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा लेना, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी, लिख लें फटाक से। आइए नेक्स्ट है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होती हैं? मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी समझाने के लिए जो इक्वेशंस यूज करी थी वैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते थे। उन्होंने चार इक्वेशन, जितनी भी डेरिवे प्रूविंग्स और जो भी पूरी थ्योरी उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल किए थे, उनमें जो थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूज की थी, जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, जिन्हें इस्तेमाल किया। पहली इक्वेशन उन्होंने यूज करी थी गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो है हमारी इंटीग्रल डॉट इज इक्वल टू क्यू इन। ये पहली मैक्सवेल, इसमें से मैक्सवेल की एक भी नहीं है, उन्होंने इस्तेमाल की थी। दूसरा है बेटा गॉस लॉ फॉर मैग्नेट, इंटीग्रल बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो होता है। क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, मैं बता दूं। तीसरा है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ फॉर ईएमआई यूज किया था। वो क्या कहता है, इंटीग्रल ई डॉट डीएल है ना, ई इंड्यूस्ड होता है, कहो तो लिख सकते हो induced, शायद ना, ये ईएमएफ होता था, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। कौन सा फ्लक्स होता था, मैग्नेट। ये तीसरी इक्वेशन उन्होंने इस्तेमाल की थी। और चौथी है
एम्पियर, इसमें बस उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन था जो कि इसमें उन्होंने करेक्शन किया था, मैक्सवेल्स लॉ। इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बस नाम याद है, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं, बस आपको लिख देगा कौन सी इसमें से मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, कौन सी है ना, चार में से एक गलत लिख देगा, एक v इक्वल टू आई आर लिख देगा, कुछ भी बायोसेवर्ट लॉ वाली लिख देगा। बस ये आपको याद होनी चाहिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, इस आई डी आई कंडक्शन एंड इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। इन चारों इक्वेशंस को हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। Noted? अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहला बात है कि ईएम वेव जो होती है ना, ईएम वेव आर नॉन मैकेनिकल, है ना, ये मैकेनिकल वेव नहीं होती, हेंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन, अपने चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। दूसरा, चूंकि वेव है तो वेव इक्वेशन को फॉलो करेंगी, तो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो याद करो वेव इक्वेशन होती थी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, डेल स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ वाई की जगह, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही, बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वेव इक्वेशन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। तो देखो याद करो, कंपेयर करो वेव इक्वेशन से, अगर वेव इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे तो क्या होती है वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, कोई भी वाई कुछ भी ऑसिलेशन हो सकता है, 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन होती है बेटा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर हम देखें तो 1/v² किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ध्यान रखना ये कहां पर है, इन वैक्यूम, लिख सकते हो इन वैक्यूम, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से ये इसमें सी लिख देता हूँ, वैक्यूम में c² है ना, स्पीड ऑफ लाइट c हो जाएगा, 1/v, v इज नथिंग बट c ना, स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में c बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। मैं इफेक्ट ऑफ मीडियम एंड में पढ़ाऊंगा बिल्कुल आखिरी में, तो मैं बताऊंगा मीडियम चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ म्यू हो जाता है, यहाँ एप्सिलॉन हो। तो यहाँ पर 1/v² की वैल्यू, ये v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और वैक्यूम में चूंकि इक्वेशन लिखी गई है तो स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं, c। बस ये तो हम आपको दिखाने के लिए कि जनरल इक्वेशन ये है वेव की, है ना,
जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ताकि आप कंपेयर कर सको। तो ये 1/v² के बराबर है। 1/v, v स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में लिख रहे हैं तो v को क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। भ्रमित तो नहीं हो रहा कोई? आप चाहो तो बीच की लाइन हटा सकते हो। तो ये आपको पता है कि ये हमारी एक वेव है बेटा, ये हमारी एक वेव है। और उसकी स्पीड इतनी है। मीडियम के साथ स्पीड चेंज होती है ना, स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स, स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट, पहले ही पता है तो वे भी। तो कैसे स्पीड क्या होती किसी मीडियम में, इन मीडियम v जो होती है वो c/n लिखूंगा मैं, म्यू नहीं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। n यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि म्यू में रिलेटिव परमिटिविटी लिखने वाला हूं, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट। तो किसी वैक्यूम में स्पीड इतनी होती, किसी मीडियम में जो स्पीड होती है वो इतनी होती। नई बात नहीं है, कोई भी लिखते चलें फटाफट। चौथा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और उनके परपेंडिकुलर चलती है वेव, है ना। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करेगी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारी वेव जाए। अगर मैग्नेटिक ऐसे कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ट्रांसवर्स वेव है जहां पर ई और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हैं, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे कहूं तो तीनों, मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ई कैप से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बी कैप को, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को सी कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये लाइट जिस दिशा में जा रही है उसका, है ना। तो सी स्पीड होता है, तो मैंने सी कैप को जानबूझकर सी कैप लिखा है ताकि हमें अंदाजा रहे। ये हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली मतलब किन्हीं भी दो के बीच का जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इधर का तो लिख लिया होगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, यानी ई और बी। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसमें सवाल आता है और अच्छे सवाल आते हैं। कैसे परपेंडिकुलर, तो जो रिश्ता आई कैप जे कैप के कैप में होता है वही रिश्ता ई कैप बी कैप सी कैप में होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है ई क्रॉस बी, मैं यहां बना देता हूं बेटे, ऐसे लिख लो सर्कल में, ई कैप बी कैप सी कैप। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो पॉजिटिव लिख लेना, और ऐसे चल रहे हो उल्टा तो नेगेटिव लिख। जैसे आई जे के,
तो आई क्रॉस जे, आई जे के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 90 90। आई क्रॉस जे क्या आता है? के। जे क्रॉस के क्या आता है? आई। के क्रॉस आई क्या आता है? जे। उल्टा जाते हो तो माइनस आ जाता है। तो यहां पर भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वेक्टर, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला बात हो रही है यहां पर, तो लाइट किस दिशा में जा रही, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ई कैप क्रॉस बी कैप से मिलेगा। ठीक है, ये बात हमारी सभी किताबों में लिखी रहती है। लेकिन दो बातें और हैं जो, क्योंकि ई और बी देके सी पूछेगा तब तो वेरी इजी, पर जो बात नहीं लिखी है एनसीईआरटी में वो भी आपको समझना है कि बी क्रॉस सी किसके, बी सी किसके बराबर होगा? ई के। तो अगर सी क्रॉस बी करेंगे तो माइनस ई हो जाएगा, और सी क्रॉस ई करेंगे, सी क्रॉस ई वो बी। तो ये दो बातें आपको और पता होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूं कि मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई नॉड, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो ये जे कैप है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉड ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा के। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ओमेगा टी माइनस के एक्स से आप बता सकते हो कि वेव किस दिशा में जा रही है? पॉजिटिव एक्स। तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स, तो सी कैप यहां पर क्या है? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस दिशा में हो रहा है? जे कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किस दिशा में हो रहा है? के। तो आप देख सकते हो ई क्रॉस बी, तभी सही है, ई क्रॉस बी हमारा सी के बराबर आएगा। देखो जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो यहां से आपको डायरेक्शन, तो इसका मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी है वो सही लिखी है। ठीक है ना। तो यहां पर ये जस्ट एक उदाहरण है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, कुछ भी बदल सकता है। ठीक है। अब यहां मैं एक बात और बोलना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव होती है उसको हम लिखते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में लिखा जाता है तो एम्पलीट्यूड होता है साइन ओमेगा टी। अब देखो एक्स में जा रहा है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा पॉजिटिव एक्स के लिए, प्लस के एक्स होगा नेगेटिव एक्स के लिए। क्या बात समझ में आ रही? ओके। और वो तो पता ही, वेव पढ़ चुके हो, तो सेम साइन है तो वो नेगेटिव में जाएगा, अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में जाएगा। वेव अगर वाई में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के वाई, ओमेगा टी प्लस के वाई। वेव अगर जेड में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस जेड के लिए ओमेगा टी माइनस के जेड। मैं जनरल भी बताऊंगा, 3D वाला भी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूं, अपने उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इट विल डिपेंड। और यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी आएगा साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की डायरेक्शन बताता है। अभी मैं ई कैप लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो प्लस माइनस पता है, माइनस होगा पॉजिटिव एक्स के लिए और प्लस होगा नेगेटिव। माइनस अगर होगा तो सी कैप की वैल्यू प्लस आई कैप होगी, और प्लस अगर होगा तो सी कैप की वैल्यू माइनस आई कैप होगी। इसी प्रकार इसी वेव इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड के पदों में भी बेटा लिखा जा सकता है। अब यहां मैं तुम्हें मैं एक ही लिख देता हूं, एक ही। अब मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं बेटा, दो तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है वो बातें? पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आर इन सेम फेस। बेटा दोनों एग्जैक्ट सेम फेस में होते, दिस इज वेरी वेरी। इसका मतलब अगर यहां साइन है तो यहां साइन आएगा, यहां कॉस है तो यहां कॉस, जो इसके अंदर लिखा है अछड़ा कचड़ा बछड़ा वो सब इसके अंदर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ एम्पलीट्यूड में होगा और यूनिट वेक्टर में होगा। तो जब भी आपको एक वेव की इक्वेशन दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी होगी, तो आपका फोकस एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन पर होगा और आपका डायरेक्शन, ये एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए ई नॉट बता रहा है, जो ई नॉट बटे बी नॉट होता है, ई नॉट बटे बी नॉट ये हमारा सी के बराबर होता है। ठीक है ना। ये हमारे इन दोनों का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है इन वैक्यूम। वैक्यूम अगर है तो ये सी के बराबर होगा बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए तुम्हें।
अच्छा, लेकिन लेकिन अगर मीडियम की बात हो रही है, ई नॉट बटे बी नॉट अगर किसी मीडियम में है तो वी के बराबर है इन ए मीडियम। अब इसमें गलत फहमी क्या, मैंने पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को दोनों को देखा है कि लोग आदत बनाए रखते हैं ई बाई बी बराबर सी, ई बाई बी, ई बराबर सी बी, ई बराबर सी बी, मुंह से निकलता ही है ई बराबर सी बी। और यदि ये वेव लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर रही है और किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो ई बाई बी हमारा वी के बराबर होता है, ध्यान रखना है। ये जो एम्पलीट्यूड होते हैं इनमें रिलेशन होता है। अब सुनो एक बात मुझे बताओ, इसे क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे एम्पलीट्यूड कहोगे, और इस पूरे को क्या कहोगे, जनरल टाइम पे वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये कोई मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं। लेकिन अब मुझे बताओ, जो रेशियो एम्पलीट्यूड में होगा वही तो पूरे का होगा। अगर मैं पूरा ले लूं तो साइन से साइन तो कट जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यानी ये रिश्ता जो एम्पलीट्यूड में अनुपात होता है वही अनुपात किसी भी जनरल टाइम और पोजीशन पे वैल्यू में होता है। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ई बाई बी बराबर सी वैक्यूम में और ई बाई बी बराबर वी मीडियम में, ये फॉर्मूले हमारे इन जनरल वैलिड हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू हो, एम्पलीट्यूड हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर वहां ई वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बी होगी और इनका रेशियो हमेशा सी के बराबर होगा, चाहे ये मैक्सिमम वैल्यू हो, चाहे आधी वैल्यू हो, चाहे पौनी वैल्यू हो, चाहे कोई भी वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो अनुपात वाली बात है, जो रिले, क्योंकि जब जो इन पूरे को इसमें से डिवाइड करेंगे साइन से साइन तो कट जाना है, वो तो ई नॉट बाई बी नॉट के बराबर आएगा। तो रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एंड रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड सेम है। तो बजाय इसके कि आप इस पे फोकस करें, आप एम्पलीट्यूड पे फोकस ही ना करें, आप सीधे फोकस करें कि ई बाई बी को, ई का मैग्नीट्यूड बटे बी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। और इनफैक्ट मैं कैसे याद रख, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखता हूं, ई बाई बी बराबर वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का अनुपात स्पीड ऑफ वेव के बराबर, स्पीड ऑफ वेव। अब v मुझे याद रहता है कि वैक्यूम में v क्या होता है, c के बराबर 3 इंटू 10⁸, और किसी मीडियम में v क्या होगा, कुछ दूसरा होगा। तो मैं दो नहीं याद रखता हूँ, ई बाई बी बराबर सी और ई बराबर, तुम्हारे लिए बता रहा हूं ये सब। एक याद रखो, ई इन चारों में से सिर्फ एक याद रखो, ई बाई बी बराबर वी, कभी गलत नहीं होगा। अब v क्या है, v है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव की स्पीड वैक्यूम में क्या होगी, 3 इंटू सी के ही तो बराबर होगी। ये तो दुनिया जानता है कि वैक्यूम में v की वैल्यू क्या रखोगे, सी तो रखोगे। लेकिन इससे गलती क्या होगी, किसी मीडियम में जाओगे, ग्लास के अंदर लिखोगे, वाटर के अंदर लिखोगे, तो वहां जो v की वैल्यू होगी वो c बाई म्यू हो जाएगी। म्यू को मैं n से लिख रहा हूं यहां पर, म्यू चूंकि म्यू नॉट म्यू आर वाला म्यू चलेगा, रिलेटिव परमिबिलिटी वाला म्यू चलेगा, परमिबिलिटी वाला, इसलिए n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो तुम c बाई n लिखोगे, तो वहां कम से कम तुम्हारी गलती नहीं होगी। और अगर आदत तुमने e बाई बी बराबर सी की डाल ली तो तुम 100% गलत करने वाले हो, क्योंकि फिर ये याद नहीं आता। क्यों, 90% सवाल इसके आए, 10% इसके आए, 10% वाला अगर आ गया सवाल तो निपट जाओगे। जेई मेन में बहुत आता है इसका सवाल। और इनफैक्ट वी भी नहीं देते हैं, वी कैसे निकलेगा यहां से, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट, वेव इक्वेशन से निकलेगा वी, वेव इक्वेशन से निकलेगा। और लोग सोचते हैं अरे सर वी दिया नहीं, हम तो वैक्यूम मान लेंगे। अरे निकालो, वेव इक्वेशन दी है, ओमेगा बाई केक करो, वी निकालो भैया, ऐसे कैसे मान ले रहे हो कि सी के बराबर होगा। यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे पता है कि लोग गलती करते। जल्दी से लिखे बेटा। तो एक ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सेम फेस वाली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ये सब तो पता ही है ना, जो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, वो सब तो हम लोग लिखा चुके हैं, इसलिए वो वेव वाली बातें नहीं लिखा रहे हो ना। ओमेगा 2 पाई के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, सब बता चुके हैं वेव में। एक पॉइंट दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करें। तो एक बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस वेक्टर। पॉइंटिंग वेव, जैसे एम वेव, कोई भी वेव चलती है तो एनर्जी ले जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी लेके चलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका जो वेक्टर होता है, तो इट इज, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा समझ लो कि इंटेंसिटी लिखने का वेक्टर फॉर्म, इंटेंसिटी लिखने का वेक्टर फॉर्म है बेटा। इंटेंस तो ये होता है एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस पी। कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो ये पॉइंटिंग वेक्टर याद रखना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड वो रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पावर हो गई, और पर यूनिट एरिया क्या हो गई, इंटेंस, तो ये इंटेंसिटी है। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी कि भैया इस दिशा में जा रही है। तो ऐसे समझ लो, इंटेंसिटी वाला मैग्नीट्यूड ले लिया है, और वेव के प्रोपगेशन की क्या ले ली है, डायरेक्शन। तो एक वेक्टर बना दिया जबरदस्ती का कि भैया इतनी एनर्जी जा रही है और इस दिशा पे जा रही है। एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया, नई फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इंटेंसिटी स्केलर होती है और डायरेक्शन वेक्टर होती है। तो स्केलर और वेक्टर को मिक्स करके एक नया वेक्टर डिफाइन किया, जिससे हमारे दोनों काम हो जाए। ये भी पता चल जाए कि ये वेव कितनी एनर्जी लेके जा रही है एक सेकंड में यूनिट एरिया से, और ये भी पता चल जाए किस दिशा में लेके जा रही है। दैट्स व्हाई इट्स अ न्यू वेक्टर। जरूरत क्या थी, है ना। पर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यू विल गेट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ही है बेटा, है ना, इंटेंसिटी है। तो इसीलिए एक रिजल्ट और आता है, तुम चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि अगर मान लो, अगर मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे नॉर्मली पड़ रही है ईएम वेव, लाइट नॉर्मली पड़ रही है, लाइट। तो हम तुमको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे ये बात, फोटोन की वजह से कितना प्रेशर पड़ता है, कितना ये। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग अगर है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो हम तुमको बताएंगे कि जो प्रेशर होता है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो I/C होता है, I/C। ये प्रेशर है, प्रेशर। लेकिन आई की जगह यहाँ एस लिख सकते हो, जो प्रेशर होगा। कई बार लोग पॉइंटिंग वेक्टर देते हैं, प्रेशर पी होता है, वो S/C हो जाता है, प्रेशर, प्रेशर पी। ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में I/C लिखा है, हम तुम्हें आई के टर्म में बताएंगे, ये जरूरी नहीं कि तुम याद करो। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे जाके लौट आ रहा है, ऐसे जाके लौट आ रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो क्या हो जाता है, तो प्रेशर 2I/C होता है, तो यहाँ पर 2S/C लिख। तो कई बार क्या होता है, लोग पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देते हैं और प्रेशर पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने एस के टर्म में भी लिखवा दिया है, वही वही। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर अगर पार्शली रिफ्लेक्टिंग है तो I/C 1+, और एब्लिक एंगल है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बता देंगे तुम। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे, मॉडर्न नहीं, वही अभी नया चाहिए, मॉडर्न में पढ़ाएंगे सब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडिएशन प्रेशर डुअल नेचर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो अभी हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई हैं कि मीडियम में क्या प्रभाव पड़ेगा, मीडियम में जब ईएम वेव तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनको अलग से ऐड
पूरी हेडिंग अलग से डलवाऊंगा इफेक्ट ऑफ मीडियम करके, ठीक है। अब चूंकि ईएम वेव हमारी जो है ना, वो है तो वेव ही, तो क्या ये सुपर पोजिशन के नियमों का पालन करेगी? बिल्कुल करेगी। ईएम वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा कंपोनेंट हमारे सेंसेशन और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगी। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये तो अंडरस्टूड है बेटा, कि वेव है तो ईएम वेव हो चाहे कोई वेव हो, वेव के नियम फॉलो करेगी। और यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ठीक है, अभी समय हो गया, अब आप लोग खा पी लो, क्लास होगी आपकी 12 से। और कल मैं इसके बहुत बेहतरीन सवाल कराने वाला हूँ। आज जो भी बेसिक पढ़ाया है, थ्योरी तो थोड़ी सी बची है, मीडियम का इफेक्ट बताना है, इंटेंसिटी बतानी है, और इसमें से कुछ चीजें तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़नी होंगी, स्पेशली यूजेस। एनसीईआरटी में एक पेज लिखा हुआ है जिसमें यूजेस, माइक्रोवेव का क्या यूज होता है खाना पकाने में, एक्स रेज का मेडिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मिक रेज का, गामा रेज का कैंसर में, समझ रहे हैं ना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज का कौन से सेल डिटेक्ट करने में होता है। तो उसमें हर एक पे चार चार पांच पांच लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसमें वो चार चार पांच पांच यूजेस बताएं। वो कॉपी में नोट्स बनाने और लिखने, वो याद करने, वो तुम्हारी जिम्मेदारी याद करना। मैं कुछ बता दूंगा जो मुझे याद है, लेकिन उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी मैं डिटेल एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। डोंट वरी, कल का लेक्चर लूंगा ऑन बॉडी, उसमें हम 3D वेव की बात भी करेंगे, जहाँ पर हम आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर प्लस फाइव एंड ई कैप। तो वहां पर हम दिखाएंगे कि अगर एक्स वाई जेड में ना जाके कोई रैंडम 2i+3j की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो किस तरह से हम उस इक्वेशन को लिखते हैं। तो दैट विल बी डिस्कस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो ऐसे मान लो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन की ज्यादा बम्बार्डिंग होगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे।